आज की वीडियो के ऊपर 3 तरीके का कंसेप्ट रहेगा। एक तो मैं कुछ स्टार्टिंग में एमसीक्यू लेके आया हूं, जितने भी अभी तक हमने 2 वीडियोस बैंक की कवर करी हैं उनके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको वन लाइनर बनाकर अपनी कॉपी पे लिख लेने हैं। उसके बाद आरआरबी के ऊपर रीजनल रूरल बैंक क्या होते हैं, क्या उनका कंसेप्ट है, उनके ऊपर कैपिटल के अंदर बंटवारा कैसे होता है, वो डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और तीसरे पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे एनपीए, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, व्हाइट लेवल एटीएम्स क्या होती हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज क्या होती हैं, आरटीजीएस क्या होती है, आपने डेली टू डेली बैंक के काम में सुना होगा, नेफ्ट क्या होती है, आईएफएससी कोड क्या होता है, चेक के ऊपर जो कोड लिखा होता है एमआईसीआर वो क्या होता है। कुछ इन इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर भी आज हम लोग लेक्चर लगाने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है jatinsinghalajain@gmail.com। फेसबुक के ऊपर आप मेरा पेज फॉलो कर सकते हैं जतिन सिंगला स्टडी। इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं जतिन सिंगला 10103। अगर आप इस वीडियो के अलावा और बहुत सारे पंजाब के जो जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं या उनसे जुड़ी कोई भी न्यूज है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने पिछली अभी 2 बैंक की वीडियो नहीं देखी तो उन्हें जरूर देखिएगा। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरबीआई के पास सोल राइट्स हैं, सोल राइट्स यानी कि कंप्लीट राइट्स हैं कि जो बैंक की करेंसी होती है, नोट्स, वो भी खासकर कागज वाला नोट, पेपर करेंसी जो होती है, उसे आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। तो आरबीआई को सोल राइट दिया गया है इशू ऑफ द करेंसी, ठीक है। वो आपको किस एक्ट के तहत आरबीआई को दिया गया है आपको पता होना चाहिए। आरबीआई बना था अंडर द एक्ट 1934। तो इस एक्ट के सेक्शन 22 के अंदर यह कहा गया है कि भारत के अंदर जितनी भी पेपर करेंसीज होंगी, ज्यादातर उन करेंसीज को छापने का, प्रिंट करने का जो पूरा कंट्रोल होगा वो किसके पास होगा, आरबीआई के पास होगा। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बताया था कि जो 1 रुपए का पेपर नोट होता है, कागज का नोट होता है, वो या उससे छोटी अगर कोई करेंसी हो तो उसको छापने का और कंट्रोल करने का सारा दामोदर फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर, वित्त मंत्रालय के ऊपर होता है। लेकिन 1 रुपए का जो कागज का नोट है उससे बड़ी अगर कोई करेंसी है तो वो सारी की सारी कौन देखेगा, आरबीआई देखेगा। क्लियर होगी बात। तो सेक्शन 22 एक्ट 1934 आरबीआई को कंप्लीट राइट देता है, ठीक है, करेंसी इशू करने का। मेक प्रोवाइड्स द आरबीआई हैज द सोल राइट टू इशू बैंक नोट ऑफ ऑल डिनोमिनेशंस। दस रिजर्व बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन, प्रोडक्शन एंड ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द नेशनल करेंसी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आरबीआई को करेंसी को डिजाइन करने का, उसे प्रोड्यूस करने का और उसे मार्केट में किस तरीके से मैनेज करने का ये कंप्लीट राइट दिया गया है नेशनल करेंसी का अंडर द सेक्शन 22 आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। क्लियर। आज फिलहाल कल इस समय पर हमारे यहां पर कौन कौन सी करेंसी इशू है कागज के रूप में? 5 रुपए की है, 10 रुपए की है, 20 रुपए की है, 50 रुपए की है, 100 रुपए की है, 500 रुपए की है और 200 रुपए की भी है। और मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि आरबीआई के पास पावर है कि वो पेपर करेंसी 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकती है। ये आरबीआई को पावर दी गई है। अगर बात करें क्वाइन की तो वो 1,000 रुपए तक का सिक्का छाप सकती है। पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कशन किया था, साथ में ये ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा हमारी जो करेंसी है उसके ऊपर कितनी और भाषाएं छपी होती हैं, या फिर ये कह लीजिए कि अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश हाउ मेनी लैंग्वेज आर रिटन ऑन इंडियन करेंसी नोट। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश भाषा के अलावा हमारी करेंसी जो है और कितनी भाषाओं में छपती है? तो याद रहे 15 भाषाओं में छपती है, या ये कह लीजिए 15 रीजनल लैंग्वेज के अंदर छपती है। तो 50 रीजनल लैंग्वेज प्लस 2 हिंदी और इंग्लिश, तो टोटल कितनी भाषाओं में हमारी करेंसी छपती है? दैट इज टोटल 17 लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, और वो कौन कौन सी रीजनल लैंग्वेज है? असम की असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली,
ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। आपको सारी भाषाएं याद नहीं रखनी है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि इंग्लिश और हिंदी के अलावा हमारी जो करेंसी है वो 15 भाषाओं को फॉलो करती है बाय द आरबीआई। क्लियर? नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसे कहा जाता है द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब, लेंडर का मतलब होता है उधार देना, ठीक है, लेंड करना। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझिए, हम लोग एक कस्टमर हैं, एक कॉमन मैन के एग्जांपल लेते हैं, ये बोरो करता है मनी, ठीक है, लोन के रूप में, किसी भी चीज के रूप में। कहां से? बैंक से। बैंक जो है वो मनी कहां से लाता है? तो बैंक आगे बोरो करता है मनी किससे? आरबीआई। तो जो लास्ट लेंडर है वो कौन हुआ? आरबीआई। तो हु इज नोन एज द लास्ट लेंडर ऑफ रिजॉर्ट? दैट इज नोन एज द आरबीआई। आरबीआई के अलावा में कुछ और बातें, आरबीआई इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना था? 1 अप्रैल 1935 को, पिछली वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इनिशियली इन कलकत्ता। स्टार्टिंग में आरबीआई का जो ऑफिस था, हेड ऑफिस, वो कलकत्ता में था। 1937 के अंदर कलकत्ता से शिफ्ट करके कहां लाया गया? मुंबई के अंदर। एट प्रेजेंट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आरबीआई के जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है, ठीक है। फिर भी आपको सुजेशन रहेगी कि यहीं पर वीडियो पॉज करिए और गूगल खोलिए और चेक करिए कि आरबीआई का गवर्नर कौन है, क्योंकि हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे तब तक गवर्नर में अपडेशन आ चुकी हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1949 के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि देखिए आरबीआई के बहुत सारे गवर्नर रहे हैं, ठीक है, उनमें से ऐसे कौन से गवर्नर हैं जो बाद में जाकर देश के प्रधानमंत्री बने, और इसी क्वेश्चन को इनडायरेक्टली किस तरीके से पूछा गया है? देखिए पूछा गया है इस क्वेश्चन को, फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हुज नेम कैन बी फाउंड ऑन इंडियन करेंसी नोट। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका भारत की करेंसी के ऊपर जो है नाम मिलता है? अब आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं इंडियन करेंसी के ऊपर, अगर वो 1 रुपए से बड़ी कागज की करेंसी है तो वो ऐसा गवर्नर जो पहले आरबीआई का गवर्नर भी रहा लेकिन बाद में देश का प्रधानमंत्री भी बना, तो वो थे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह, सरदार मनमोहन सिंह। क्लियर होगी बात? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है, वो है सरदार मनमोहन सिंह। कुछ एक्स्ट्रा बातें, द सिग्नेचर ऑन द करेंसी इज ए पार्ट ऑफ द प्रोमिसरी नोट विच इज ड्यूली साइंड बाय द आरबीआई। क्लियर? दिस मीन्स दैट एज द सेक्शन 26 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ठीक है, बैंक इज लाइबल टू पे यू द वैल्यू ऑफ ए बैंक नोट, दिस इज पेएबल यू ऑन द डिमांड बाय द आरबीआई बीइंग द इशूअर। इस पूरी में कहा गया है कि आरबीआई के सेक्शन 26 में एक्ट 1934 में यह कहा गया है जितनी भी करेंसी मार्केट में अवेलेबल है वो आरबीआई के बिहाफ के ऊपर है, और मनमोहन सिंह वाज द आरबीआई गवर्नर हु लेटर बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर होगी? ऐसा देश का प्रधानमंत्री जिसकी नाम या सिग्नेचर करेंसी पर मिलेगी। तो इन शॉर्ट वो ऐसे बंदे के बारे में बात कर रहा है जो हमारे देश का प्रधानमंत्री भी रहा है और आरबीआई गवर्नर भी रहा है, सरदार मनमोहन सिंह। ओके, अब ये क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सारे आरबीआई गवर्नर रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैड द शॉर्टेस्ट टेन्यूर एज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। निम्नलिखित में से या जितने भी आरबीआई के गवर्नर हुए हैं उनमें से सबसे शॉर्टेस्ट टेन्यूर, सबसे छोटे समय का कार्यकाल किसका था? वैसे गवर्नर का कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता, ज्यादातर गवर्नर का समय काल 4 से 5 साल का होता है आरबीआई के गवर्नर का। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट टेन्यूर रहा है वो रहा है अमिताभ घोष का। अमिताभ घोष हैड द शॉर्टेस्ट टेन्यूर एज द गवर्नर ऑफ आरबीआई, और इनका जो टेन्यूर था सिर्फ और सिर्फ कितने दिन के लिए था? 20 दिन के लिए। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 जनवरी 1985 से लेकर 4 फरवरी 1985 तक। ओके, अगर पूछे किसका अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट टेन्यूर रहा है, वो है बेनेगल रामा रॉय। बेनेगल रामा रॉय इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर, और इनका समय काल रहा है लगभग 7 साल। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है, या जिनको ओ स्मिथ भी कहते हैं। और अगर पूछे पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। क्लियर? ऑसबॉर्न स्मिथ का जो समय काल था वो था लगभग 821 दिन। 1 अप्रैल 1935 जिस दिन आरबीआई का फाउंडेशन हुआ से लेकर
30 जून 1937 तक। क्लियर होगी बात? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमें याद रखने हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज योर रीजनल रूरल बैंक। देखिए, इन जो मैं ये डाटा बनाता हूं ना, मुझे एक वीडियो बनाने में मिनिमम 2 डे लगते हैं, 2 से 3 डेज लगते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड करने में तो 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन जो डाटा एनालिसिस करके अपडेट करके निकालना पड़ता है ना, लगभग आधा गूगल पढ़ देना पड़ता है। हर एक वेबसाइट से, लीगल वेबसाइट से, यहां तक कि जो लास्ट 10 ईयर के पेपर होते हैं उसको भी मैं एनालिसिस करता हूं कि उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक के ऊपर, और उसको इसमें ऐड कर देता हूं। सारा सिलेबस आपका कवर होगा, आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट, सबसे पहले पूछा गया है रीजनल रूरल बैंक बेसिकली होते क्या है। ठीक है, द रीजनल रूरल बैंक्स आर द लोकल लेवल बैंकिंग। सबसे पहले ये भारत की एक तरीके की डोमेस्टिक बैंकिंग है, घरेलू बैंकिंग है, जो बेसिकली काम करती है रूरल यानी कि पेंडू खेते दे, पिंडा दे खेतियां ਨੂੰ प्रमोट करने वास्ते, उन्होंने डेवलप करने वास्ते एक लोकल या फिर रूरल क्षेत्र की कौन कौन सी नीड्स होती हैं उसको पूरा करने के लिए आरआरबी की स्थापना करी गई थी। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द रीजनल रूरल बैंक? सो द रीजनल रूरल बैंक आर द लोकल लेवल बैंकिंग organization operation in the different states of India created with a view to serve primarily the rural areas of India with the basic banking and financial services। इस पूरी लाइन में कहा गया है कि आरआरबी का जन्म ही प्राइमरली मुख्य तौर पर इसलिए हुआ है कि जो हमारे रूरल क्षेत्र है, ठीक है, उन एरिया की जो बेसिक बैंकिंग और पैसे से जुड़ी हुई जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। क्लियर है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ आरआरबी इज लिमिटेड टू द एरिया ऑफ नोटिफाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय कवरिंग वन और मोर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। इसमें कहा गया है कि जो एक आरआरबी है, एक रीजनल रूरल बैंक है, वो बहुत लिमिटेड एरिया में जो है अपना सेवाएं दे सकता है, और वो एरिया गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट प्लस सेंटर दोनों के द्वारा मिलकर तय किया जाता है। ठीक है, आरआरबी को बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है नरसिम कमेटी को। सुपर इंपॉर्टेंट, विच कमेटी रिकमेंडेशन टू फॉर्म द आरआरबी, दैट इज नरसिम्हा कमेटी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए पूछता हूं। देखिए, आरआरबी का जो मॉडल है वो किस कंट्री से अडॉप्ट किया गया है? रूरल क्षेत्र के बैंकों का जो मॉडल है वो किस कंट्री से बोरो किया गया है? आरआरबी जो बैंकिंग मॉडल है ये एक्चुअल में भारत की एक नेबरिंग कंट्री है, उस कंट्री से उठाकर भारत में, जिसको हम बोलते हैं ना, कॉपी पेस्ट किया गया है। तो ये किया गया था नरसिम्हा कमेटी के द्वारा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, किसी भी बैंक को चलाने के लिए जरूरत होती है कैपिटल की। कैपिटल का मतलब क्या होता है? मनी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स। तो किसी भी अगर आपको आरआरबी को चलाना है तो उसकी इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? इसमें 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, और एक स्पॉन्सरिंग बैंक इन्वॉल्व होता है। ये आपके पेपर का 130% क्वेश्चन है। जब भी आरआरबी के ऊपर पिछले 4 से 5 साल में क्वेश्चन पूछा गया तो इसी के ऊपर पूछा गया। स्ट्रक्चर ऑफ आरआरबी क्या कहती है कि मान लीजिए अगर किसी आरआरबी को चलाने के लिए टोटल कैपिटल की जरूरत 100 करोड़ है। ठीक है, 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ का 50% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। क्लियर होगी बात? ठीक है, 15% 100 करोड़ का स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा। पीछे बचा हुआ जो 35% है वो कोई भी कमर्शियल के बैंक के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जाएगा। कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन में आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, चाहे वो एसबीआई हो सकता है, वो कोई आईसीआई प्राइवेट बैंक हो सकता है, वो कोई भी बैंक हो सकता है। क्लियर? तो बेसिकली आरआरबी में 50% कैपिटल हिस्सेदारी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, सुपर इंपॉर्टेंट। 15% होती है जिस स्टेट में ओपन हो रहा है उस स्टेट की गवर्नमेंट की, और 35% इसमें इन्वेस्टमेंट कैपिटल होती है किसी भी स्पॉन्सर्ड बैंक की, वो कोई भी हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये। अब आरआरबी को 1975 2 अक्टूबर 1975 को स्टार्ट हुआ, लेकिन अगर एक्ट का ईयर पूछे तो एक्ट था 1976। क्लियर? देखिए, आरबीआई में थोड़ा सा डिफरेंट है। आरबीआई बना 1 अप्रैल 1935 को, एक्ट 1 साल पीछे है, एक्ट है 1934। ठीक है, आरआरबी में थोड़ा सा उल्टा है।
काम करना इसने शुरू किया 2 अक्टूबर 1975 को, लेकिन एक्ट कौन से ईयर में बना? 1976 के अंदर। तो अगर एक्ट पूछे 1976 टिक मारेंगे, और अगर इनिशियल ईयर पूछे तो 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी ने अपना काम करना शुरू किया। ठीक है, तो आरआरबी एक्ट हो गया 1976 और इनिशियली वर्किंग स्टार्ट हुई 2 अक्टूबर 1975 को। स्टार्टिंग में 5 आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक खोले गए थे। मुरादाबाद यूपी के अंदर, गोरखपुर यूपी के अंदर, भिवानी हरियाणा के अंदर, जयपुर राजस्थान के अंदर, मालदा वेस्ट बंगाल के अंदर। इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी आपको याद रखना है, एक मुरादाबाद और एक मालदा। ठीक है, स्टार्टिंग में आरआरबी 5 जगहों पर खोले गए थे। अब ये क्यों जरूरी है मुरादाबाद और मालदा? जो पहला सबसे पहला आरआरबी था, ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक कहां खोला गया? वो खोला गया मुरादाबाद यूपी के अंदर। मुरादाबाद यूपी के अंदर पहला आरआरबी खोला गया और इस बैंक का नाम था प्राथमा बैंक। ठीक है, प्राथमा बैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेडक्वार्टर मुरादाबाद यूपी। और जब ये ओपन किया गया था तो इसकी जो इनिशियल कैपिटल थी, वो याद रखना, इनिशियल कैपिटल थी 5 करोड़ रुपए की। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा? पहला आरआरबी कौन सा था? तो आप टिक मारेंगे प्रथमा बैंक, ओपन इन हेडक्वार्टर यूपी मुरादाबाद, इनिशियल कैपिटल 5 करोड़। और इसका स्पॉन्सर्ड बैंक कौन था? सिंडिकेट बैंक। स्पॉन्सर्ड बैंक कौन सा था? सिंडिकेट बैंक। क्लियर? अब देखो, प्राथमा बैंक यूपी में खोला गया तो मतलब 15% इन्वेस्टमेंट यूपी गवर्नमेंट की होगी, 50% इन्वेस्टमेंट किसकी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की, और जो 35% इन्वेस्टमेंट बची है वो किसकी होगी? सिंडिकेट बैंक की, क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड बैंक है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, केरला ग्रामीण बैंक इज द लार्जेस्ट आरआरबी बैंक। सबसे बड़े जितने भी टोटल आरआरबीज हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा रूरल बैंक है वो है केरला ग्रामीण बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मालापुरम के अंदर, मालापुरम केरला के अंदर। क्लियर होगी बात? ओके, और इसका स्पॉन्सर्ड बैंक कौन सा है? कैनरा बैंक। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो इनिशियली 5 आरआरबी खुले थे, उनमें से एक आरआरबी मालदा वेस्ट बंगाल के अंदर खुला था। इसको याद रखना, ये जरूरी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए, रीजन आपको मैंने बताया था वीडियो के अंदर, कोई भी बैंक है इंडिया के अंदर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनकी जो लाइसेंस है वो देता है भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन? आरबीआई। क्लियर? तो आप ये कह सकते हैं आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक को रेगुलेट किसके द्वारा, कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है आरबीआई के द्वारा। यानी कि एक तरीके से आरबीआई सारे बैंकों का लाइसेंस होल्डर है। क्लियर है? ओके है। लेकिन इसके ऊपर सुपरविजन कौन करता है? इसके ऊपर सुपरविजन करता है नाबार्ड। पिछली वीडियो में भी बताया था, आरबीआई रिपोर्ट मांगेगा कि लिया भाई रूरल बैंक के अंदर क्या क्या काम हुआ, किससे? नाबार्ड से। और नाबार्ड सबसे रिपोर्ट मांगेगा किससे? जितने भी आरआरबी बैंक है। बस ये याद रखना। तो इनडायरेक्टली रेगुलेशन तो आरबीआई की है, पर सुपरविजन के लिए, ठीक है, कि काम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो कौन बैठा रखा है? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये खासकर बैंक के पेपरों में बहुत पूछा गया है। ज्यादातर स्टेट्स में आरआरबी है। देयर आर 2 स्टेट्स एट प्रेजेंट, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 2 स्टेट्स ऐसी हैं वेयर देयर इज नो आरआरबी। वो कौन सी हैं? एक है सिक्किम और एक है गोवा। देयर आर 2 स्टेट्स वेयर आर नो आरआरबी एग्जिस्ट, दैट इज सिक्किम एंड गोवा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि क्यों सिक्किम और गोवा के अंदर कोई भी आरआरबी बैंक नहीं है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे बैंक से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। आप बहुत बार सुनते हैं एनपीए, कि बैंकों को डर लगता है एनपीए, बैंक दिवालिया हो गया एनपीए। फिलहाल यस बैंक जैसे एकदम से मतलब खत्म होने के कगार पे था। एनपीए का मतलब क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब इससे पहले आप आगे बढ़े, आपको पता होना चाहिए एसेट क्या होता है, ठीक है, या फिर एक टर्म होती है लायबिलिटीज। ये होती क्या है इकोनॉमिक की भाषा में, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मान के चलिए ये एक कस्टमर है, ठीक है, ओके, मान के चलिए ये एक आपके पास कस्टमर है। ये कस्टमर गया बैंक के पास, ठीक है, कि भाई मुझे पैसे चाहिए। अब बैंक इसको मनी देगा एडवांस में, ठीक है, लोन के तौर पर, या और बहुत सारे तरीके होते हैं। ओवरड्राफ्ट एक टर्म होती है बैंक में, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और बहुत सारी चीजों के तरीके से बैंक एक कस्टमर को एडवांस में मनी देता है। क्लियर?
अब बैंक ने जो ये मनी कस्टमर को दिया है तो वो बैंक का हो गया एसेट। ये बैंक का क्या हो गया? एसेट। ठीक है, एसेट बेसिकली क्या है? ऐसा कोई मनी जो बैंक ने एडवांस में कस्टमर को दिया है, लोन के रूप में, ओवरड्राफ्ट के रूप में या किसी और तरीके से, और जिससे बैंक को यह उम्मीद है कि भाई लोन गया है तो अब मुझे क्या आएगा? वहां से इंटरेस्ट आएगा, ब्याज आएगा, जो बैंक की एक्चुअल में क्या होएगी? इनकम होएगी। ठीक है, तो इन चीजों को बैंक का क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बैंक का एसेट, जो बैंक ने मनी दिया कस्टमर को। अब कस्टमर ने मनी लिया बैंक से, ठीक है, और उसके बदले में वो बैंक को इंटरेस्ट देगा, तो ये कस्टमर की होगी लायबिलिटीज। क्लियर होगी बात? ये बैंक की एसेट हो गई और कस्टमर की क्या होगी? लायबिलिटीज। अब एनपीए क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एसेट समझा दिया आपको। अब फिर से उसी डायग्राम पे चलो। ठीक है, यहां पर देख लो, बैंक ने लोन दिया था किसे? कस्टमर को, कि भाई यहां से मुझे देखो, जो लोन देते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। छोटी बात, क्लासों में मैथ में एक चैप्टर होता था SICI, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल दिया था और प्रिंसिपल के ऊपर इनको क्या आता है? इंटरेस्ट। अब इस कस्टमर ने 90 दिन के लिए, रेगुलर 90 डेज में ना बैंक को प्रिंसिपल दिया ना बैंक को कोई इंटरेस्ट दिया। देखिए, जब कोई लोन देगा बैंक किसी कस्टमर को तो उसकी किस्त बन जाती है ना, मंथली, क्वार्टरली, कि आपको इतनी किस्त देनी है। अगर कस्टमर ने 90 डेज में बैंक को ना कोई प्रिंसिपल मोड़ा है ना उसके ऊपर देने वाला ब्याज मोड़ा है, तो ऐसे लोन को हम लोग क्या बोल देते हैं? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्लियर होगी बात? अब यहां से पढ़ो, एसेट ऑफ ए बैंक टर्न्स इनटू नॉन परफॉर्मिंग। बैंक का कोई एसेट यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा जब वो बैंक को कोई भी इंटरेस्ट या इनकम जनरेट करके नहीं देगा। सरल भाषा में, बैंक ने जो पैसा कस्टमर को दिया, अगर उस पैसे ने कोई इनकम बैंक को जनरेट करके नहीं दी तो वो पैसा बैंक का क्या बन गया? एनपीए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए आगे 3 तरीके का होता है। ठीक है, यहां पे थोड़ी एनपीए की और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एनपीए इज डिफाइंड एज क्रेडिट फैसिलिटी इन रिस्पेक्ट विच इज इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल हैज रिमेन्ड पास्ट ड्यू फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसमें कहा गया है एनपीए एक क्रेडिट है जो इंस्टॉलमेंट के रूप में या इंटरेस्ट के रूप में बैंक को आना था, लेकिन वो कुछ समय के लिए, से 90 दिन के लिए ड्यू पड़ा है, आया नहीं है, उसे एनपीए कहा जाता है। और सरल भाषा में, अकाउंट की भाषा में इसे बैड और डाउटफुल डेबिट भी बोलते हैं। डाउटफुल डेबिट का मतलब कि पता नहीं पैसा आएगा या नहीं आएगा। अब टाइप्स ऑफ एनपीए। एनपीए जो है वो 3 तरीके का होता है। नंबर 1, सब स्टैंडर्ड एनपीए, डाउटफुल एनपीए और लॉस एसेट एनपीए। सब स्टैंडर्ड एसेट या सब स्टैंडर्ड एनपीए क्या होता है? अगर हमारे पास एनपीए यानी कि जो मनी है वो लगभग 12 महीने या उससे कम समय तक कोई भी पैसा वापस नहीं आता तो उसे बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट। क्लियर? एसेट विच हैज रिमेन्ड एनपीए, ऐसा मनी जो एनपीए हो गया है या तो 12 महीनों के लिए या उससे कम समय के लिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सब स्टैंडर्ड एसेट। अगर 12 महीने पूरे हो गए हैं तो सब स्टैंडर्ड एसेट को उठाकर किस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा? डाउटफुल एसेट में। ठीक है, तो डाउटफुल एसेट क्या हो गया? ऐसा एनपीए, ठीक है, जिसे 12 महीने या उससे ज्यादा का लगभग थोड़ा बहुत समय हो गया है कि भाई वो पैसा वापस नहीं आया, तो वो हो गया डाउटफुल एसेट। उसके बाद अगर 36 मंथ के लिए 36 महीनों तक एनपीए पड़ा रहा, एनपीए कब होगा? जब 90 दिन तक कोई पैसा नहीं आएगा। अगर एनपीए 36 महीनों तक पड़ा रहा तो वो लॉस्ट एसेट हो जाएगा। इसके बाद आपने जो भी प्रॉपर्टी, कोई जमीन जायदाद, सोना चांदी रख के लोन लिया है, बैंक उसको बेच के अपनी इनकम या अपना जो लोन है उसको कवर करने की जो कानूनी प्रक्रिया है वो शुरू कर देगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बिजली माध्यम से, सिग्नल माध्यम के तरह ही फंड को क्या करना है? ट्रांसफर करना है। अब मेरी बात ध्यान से समझे, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या होता है?
मान के चलिए ये एक बैंक है जिसका नाम है एक्स और ये एक बैंक है वाई। कस्टमर क्या करेगा, पहले क्या होता था, कस्टमर पहले एक्स से 100 रुपए निकलवाता है और इस 100 रुपए को जाके वाई में डिपॉजिट करवा देता है। क्लियर है? अब ये 100 रुपए वो अपने किसी रिश्तेदार को देगा, वो रिश्तेदार जाके अपने बैंक में जमा कराएगा। मतलब यहां पर कैश का फिजिकल मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कैश का फिजिकल मूवमेंट रोक दूं तो मैं क्या करता हूं, देखो ये कस्टमर है, ठीक है, जिसका अकाउंट एक्स में है और इसने पैसे देने हैं वाई को, तो वो ऑटोमेटिकली बैंक ट्रांजैक्शन कर देगा वाई के अकाउंट में। कैश नहीं मूव हुआ, इलेक्ट्रॉनिकली सिर्फ जो नंबर थे वो कम या ज्यादा हो जाएंगे। पहले इसके अकाउंट में मान लो 700 रुपए थे, 100 रुपए इसने वाई में ट्रांसफर कर दिए तो इलेक्ट्रॉनिकली यहां पर कितने बचे, 600, और इसके यहां पर 100 रुपए क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। फिजिकल मूवमेंट नहीं हुई कैश की, इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांसफर हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर क्या है ना, इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये चीप है, पेपरलेस है, ठीक है, 24/7 हो सकता है, वगैरह वगैरह। अब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मुख्यतः 3 तरीके का होता है। वन इज कॉल्ड नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसकी एब्रीवेशन याद रखनी है। सेकंड है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एक है आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। क्लियर होगी बात? 3 तरीके का होता है। आजकल एक चौथा तरीका भी शुरू हो गया है, यूपीआई। ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, सबसे पहले देखते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस क्या होता है। आरटीजीएस सिस्टम इज ए फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म वेयर ट्रांसफर ऑफ मनी टेक प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक ऑन ए रियल टाइम एंड ग्रॉस बेसिस। रियल टाइम का मतलब क्या है, आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो, इधर से मैसेज कस्टमर ने भेजा, साथ के साथ आपको वो मैसेज शो हो जाता है, उसको बोलते हैं रियल टाइम कन्वर्जन। ठीक है, उसी तरीके से आरटीजीएस में इधर से किसी कस्टमर ने पैसे ट्रांसफर किए, साथ के साथ वो पैसे जो है ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे। क्लियर? मिनिमम वैल्यू अगर आपको किसी बैंक में आरटीजीएस करनी है तो वो मिनिमम वैल्यू 2 लाख रुपए होनी चाहिए। क्लियर? नेफ्ट क्या है? नेफ्ट के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर करना है तो देयर इज नो लिमिट। जैसे आरटीजीएस में मिनिमम आपको कितनी लिमिट होनी चाहिए, 2 लाख रुपए की, और अगर 2 लाख रुपए से कम आपको इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांसफर करना है तो वो किसके थ्रू होगा, नेफ्ट। और नेफ्ट को होने के लिए मैक्सिमम 2 घंटे का समय लगता है। आरटीजीएस रियल टाइम है, साथ के साथ ही ट्रांसफर हो जाएगा। नेफ्ट में मिनिमम कितने घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं। तो अगर हमें पूछे कि नेफ्ट और आरटीजीएस में ज्यादा फास्ट कौन सा है तो वो है आरटीजीएस। या फिर बेसिक डिफरेंस क्या है, ये रियल टाइम सेटलमेंट है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है जो 2 आवर्स तो लेगा ही लेगा। क्लियर? नेक्स्ट, आरटीजीएस जो जैसे कि मैंने बताया थोड़ा सा फास्ट है, ये बैचेस में होता है। बैचेस में मतलब 2 घंटे लगते हैं ना, तो पहले 2 घंटे लगेंगे, फिर अगली बार अगली ट्रांजैक्शन के लिए फिर 2 घंटे लगेंगे। बेसिकली नेफ्ट का जो टाइम होता है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक होता है और सैटरडे वाले दिन 12:30 बजे होता है। और आरटीजीएस का जो टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक होता है और सैटरडे वाले दिन 1:30 PM तक होता है। नेफ्ट की नो मिनिमम लिमिट और आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट कितनी है, 2 लाख रुपए, और देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट इन टर्म ऑफ नेफ्ट एज वेल एज आरटीजीएस। नेक्स्ट, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। यहां पर आप देख सकते हैं आईएमपीसी। आपने शायद कभी गूगल पे इस्तेमाल किया होगा या बहुत सारे फोन की एप्स आती हैं जैसे फोन पे हुआ, ठीक है, या फिर और दूसरी एप्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप साथ के साथ फंड को ट्रांसफर कर सकते हो। तो वो सब क्या है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। ये बेसिकली एक तरीके का मोबाइल फोन ट्रांसफर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस सिस्टम के थ्रू जो आपका मोबाइल है वही आपका चैनल बन जाता है। ठीक है, यानी कि इधर से कस्टमर ने एक ऐप डाउनलोड करी, उस ऐप के थ्रू दूसरे कस्टमर को आपने क्या कर दिया, पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो मोबाइल आपका क्या बन गया, चैनल बन गया। 24/7 ये काम करता है। एक चीज याद रखना, जो आईएमपीएस है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज जो है, इसको कंट्रोल कौन करता है, भारतीय सरकार की एक संस्था है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी एब्रीवेशन बैंक में बहुत पूछते हैं। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज को कंट्रोल करता है। तो बेसिकली इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज क्या है, एक तरीके की मोबाइल फोन ट्रांसफर है।
नेक्स्ट, अगला देखेंगे यूपीआई। ये इंपॉर्टेंट है, आजकल काफी चल रहा है। ठीक है, देखिए यूपीआई इज ए इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय द एनपीसीआई फैसिलिटिंग इंटरबैंक ट्रांजैक्शन। द इंटरफेस इज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। यूपीआई एक तरीके का आईएमपीएस की तरह ही है, लेकिन यूपीआई इज मच फास्टर देन द आईएमपीएस। क्लियर? यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यूपीआई जो है, ये एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने के लिए आईएमपीएस से थोड़ा सा ज्यादा जो है फास्ट है, और ये रियल टाइम पेमेंट करता है, साथ की साथ पेमेंट ट्रांसफर हो जाती है। क्लियर? और इसके अलावा इसमें और कुछ याद मत रखिए। आपने नाम सुना होगा आईएफएससी कोड। बहुत सारे बच्चे जब हमारा पेड कोर्स खरीदते हैं ना, तो वो कहते हैं कि सर अपना अकाउंट नंबर के साथ आईएफएससी कोड भेज दो। आईएफएससी कोड क्या है? फुल फॉर्म पहले क्वेश्चन, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है जी, ये यूज होता है अगर आपको किसी की आरटीजीएस करनी है, नेफ्ट करनी है, तो आपको आईएफएससी कोड चाहिए। क्लियर? या मनी ट्रांसफर करना है। तो पहला क्वेश्चन, आईएफएससी कितने डिजिट का होता है? तो याद रहे आईएफएससी 11 डिजिट का होता है। अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक मतलब इसमें कुछ अक्षर इंग्लिश के होते हैं और कुछ मैथ के, यानी कि 0 1 2 3 4 5 अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। नेक्स्ट, आप जब भी बैंक में जाते हैं और चेक का इस्तेमाल करते हैं, तो चेक के नीचे एक कोड लिखा होता है, उस कोड को बोलते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या आएगा कि जो चेक होता है उसके नीचे जो कोड होता है उसे क्या बोलते हैं? MICR। और ये कितने डिजिट का होता है? 9 डिजिट का। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, आईएफएससी कोड कितने का होता है? 11 डिजिट का। और MICR कितने का होता है? 9 डिजिट का। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, व्हाइट लेबल एटीएम्स। अब एटीएम तो आपको सबको पता होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम दो तरीके की होती हैं, एक होती है ब्राउन लेबल एटीएम और एक होती है व्हाइट लेबल एटीएम। अब ब्राउन लेबल एटीएम क्या है? बहुत सारे बैंक होते हैं, मान लो एग्जांपल एसबीआई। ठीक है, एसबीआई बैंक है और उसके साथ ही उसकी एटीएम है, साथ के साथ। तो ऐसी कोई एटीएम जो बैंक के द्वारा खुद मैनेज करी जाती है उसे ब्राउन लेबल एटीएम बोलते हैं। लेकिन ऐसी कोई एटीएम जो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा मैनेज करी जाती है, क्लियर, और ऐसी पार्टी जिसका बैंक के साथ कोई रिलेशन नहीं है, उसे बोलते हैं व्हाइट लेबल एटीएम। एनी एटीएम विच इज ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग कंपनीज, बैंक ठेका दे देती है आगे किसी प्राइवेट कंपनीज को कि आप हमारी एटीएम के ऊपर निगरानी रखो, उसमें कैश की कमी हो रही है तो कैश डालो, सारा कुछ आप देखोगे, उसको बोलते हैं नॉन बैंकिंग कंपनीज। और ऐसी एटीएम्स जिन्हें थर्ड पार्टी या नॉन बैंकिंग कंपनीज के द्वारा हैंडल किया जाता है, दे आर नोन एज द व्हाइट लेबल एटीएम। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि व्हाइट लेबल एटीएम में कितनी जो है एफडीआई अलाउड है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कितने प्रतिशत एफडीआई अलाउड है व्हाइट लेबल एटीएम के अंदर। नेक्स्ट, पैरा बैंकिंग क्या होती है? छोटी छोटी टर्म्स है, बस समझ लो। पैरा बैंकिंग क्या होती है? बैंक का मेन काम क्या होता है? डिपॉजिट करना, लोगों का विड्रॉ करना। बैंक के जो मेन काम है उनको छोड़कर बैंक जो भी एक्टिविटीज करता है उसे बोलते हैं पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज। एग्जाम्पल के तौर पर इंश्योरेंस, ये बैंक का मेन काम नहीं है, चाहे वो हमारा लाइफ इंश्योरेंस हो, ठीक है, या कोई व्हीकल इंश्योरेंस हो, या किसी भी तरीके का इंश्योरेंस हो, दे आर नोन एज द पैरा बैंकिंग। आर द एक्टिविटीज विच आर डन बाय बैंक अपार्ट फ्रॉम इट्स नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज। ऐसी गतिविधियां जो बैंक डेली करता है उससे हटकर जब कुछ करता है उसे पैरा बैंकिंग कहते हैं। बैंक की नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज क्या है? डिपॉजिट, विड्रॉ, इसको छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं जी। क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज्ड द बैंक टू रीड द कोड ऑन द चेक? कौन सा मेथड यूज किया जाता है बैंक के द्वारा चेक के नीचे लिखे हुए कोड को? तो ये है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, 9 डिजिट का। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा आईएफएससी कोड बैंकिंग के ऊपर, 1 लाइन है, आपको इसको याद कर लेना है। सबसे पहले स्विफ्ट क्या होता है? ये सुपर इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अब मान के चलो इंडिया के अंदर जितने भी बैंक हैं, ठीक है, कल को कोई स्वीडन का बैंक है, कोई ट्रांजैक्शन हो रही है स्वीडन के बैंक से इंडिया के बैंक के अंदर, तो सारे बैंक एक दूसरे से टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू जुड़े हुए होते हैं।
उस एक ग्रुप को बोलते हैं स्विफ्ट। ठीक है, स्विफ्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और भारत स्विफ्ट का मेंबर है। सोसाइटी एक तरीके की जो वर्ल्ड वाइड काम करती है, एक बैंक से दूसरे बैंक में टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू फाइनेंस को रेगुलेट करने के लिए, और ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में होता है। ठीक है, स्विफ्ट का हेडक्वार्टर कहां पर है? ला हुल्पे, बेल्जियम के अंदर। स्विफ्ट इज आल्सो नोन एज बिजनेस आइडेंटिफाइज कोड। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बैंकिंग सिस्टम की सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी है? वो है स्विफ्ट। हेडक्वार्टर बेल्जियम, आल्सो नोन एज बिजनेस आइडेंटिफायर कोड। स्विफ्ट का मेनली मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है इलीगल मनी की ट्रांजैक्शन को रोकना। इलीगल मनी की ट्रांजैक्शन को रोकना। जितना भी काला पैसा है, ब्लैक मनी है, वो जाता तो एक बैंक से दूसरे बैंक में ही है ना। अगर दो बैंकों के बीच में आपसी रिलेशन होगा तो हमें यह पता होगा कि ये इलीगल मनी किस बैंक से आया है, कहां से कहां शिफ्ट हुआ है, उसके लिए स्विफ्ट बनाया गया है। क्लियर? नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन। आईएफएससी कोड की जरूरत क्यों होती है? नेफ्ट और आरटीजीएस करने के लिए। आईएफएससी कोड कितने अक्षर का होता है? 11 अक्षर का। अब इस 11 को आगे डिवाइड किया गया। इस 11 में जो पहले 4 डिजिट होंगे वो अल्फाबेट होंगे। इस 11 के अंदर पहले 4 अक्षर अल्फाबेट होंगे, एबीसीडी की फॉर्म में होंगे, जिससे ये पता चलता है कि बैंक कौन सा है। क्लियर? जो 5वां डिजिट होगा वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, पहले 4 अक्षर अल्फा होंगे, मान के चलो ACDE। ठीक है, इससे पता चलेगा कि बैंक कौन सा है। 5वां अक्षर हमेशा क्या होगा? 0। 0 क्या है? फ्यूचर रेफरेंस के लिए। भविष्य में अगर आपको आईएफएससी कोड में कोई बदलाव करना है तो आप 0 की जगह कोई डिजिट डाल दोगे, तो 0 एक तरीके से रिजर्व रख रखा है फ्यूचर के लिए। क्लियर? लास्ट के जो 6 डिजिट होते हैं उससे पता चलता है कि बैंक की ब्रांच कौन सी है और वो किस सिटी के अंदर है। पहले 4 डिजिट अल्फा होते हैं बैंक नेम, 5वां 0 होएगा हमेशा जो फिक्स होएगा। लास्ट के जो 6 होंगे वो ब्रांच कोड नेम के बारे में बताते हैं। आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्लियर? आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा एसएमएस करके। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच।